हेलो गाइस। तो आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 की स्ट्रक्चर क्वेश्चन। चैप्टर 3 के जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो मेरे पहले वीडियो में है, तो आप वो देख सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द पीरियड फ्रॉम 1885 to 1905 was dominated by the early nationalists. In this context, answer the following questions. A. To which segment of society they belonged? B. What were their demands? C. What methods did they adopt? So, A. To which segment of society they belonged? Answer A. The members of this group were drawn from the educated middle class, consisting of professionals like lawyers, barristers, teachers and officials. इस समूह के सदस्यों को शिक्षित मध्यम वर्ग से लिया गया था, जिसमें वकील, अधिकारी, बैरिस्टर, शिक्षक, अधिकारी जैसे पेशेवर शामिल थे. Many of them were educated in England and felt that the British intended to be just to Indians, but they were unaware of the true state of affairs in India. उनमें से कई शिक्षित थे इंग्लैंड से और महसूस किया कि अंग्रेज़ों के इरादा भारतीयों के लिए न्यायपूर्ण होना था, लेकिन वे भारत के मामलों में सच्चे सितारे से अवगत नहीं थे. तो अब आते हैं बी. What were their demands? B. They demanded 1. Constitutional reforms, यानी संवैधानिक सुधार. नंबर 1 इसके अंडर है एवोल्यूशंस ऑफ द इंडियन काउंसिल्स, समाप्ति भारतीय परिषदों के. 2. Expansion of the legislative councils created by the Act of 1861. 1861 के अधिनियम द्वारा सृजित विधान परिषद का विस्तार. 3. Early in 20th century, the nationalists started demanding self-government on the model of self-governing colonies of Canada and USA. 20वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रवादी के कनाडा और अमेरिका के स्वशासी उपनिवेशों के मॉडल पर स्वशासन की मांग करना शुरू कर दिया. ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. 2. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार. 1. Indianizations of the higher grades of Indian services, भारतीय सेवाओं के उच्च ग्रेड का भारतीयकरण. 2. Holding of simultaneous examination both in England and India for recruitment to the Indian civil services, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए इंग्लैंड और भारत दोनों में एक साथ परीक्षा आयोजित करना. 3. Separation of executive and judicial functions, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का पृथकीकरण. Next, adequate representation of Indians in the executive council of the viceroy and the governors, वायसराय और राज्यपाल के कार्यकारी परिषद में भारतीय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व. Next, last, increase in the power of local bodies, स्थानीय निकायों की शक्ति में वृद्धि. ओके, ये हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सामाजिक आर्थिक सुधार. रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोविजन ऑफ चीप क्रेडिट टू peasants.
भू राजस्व में कर्मी और किसानों को सस्ते ऋण का प्रावधान। Number 2, total abolition of salt tax and duty on sugar, नमक कर और चीनी पर शुल्क का पूर्ण समाप्ति। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट एड, दैनिक संरक्षण और सरकारी सहायता के माध्यम से औद्योगिक विकास। Reduction in expenditure on army and utilize the same on social services like health and education. सेना पर खर्च में कमी और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक सेवाओं पर इसका उपयोग करना। Safeguarding the civil liberties, oppose the restriction imposed by the British government on the freedom of speech and press, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिबंध का विरोध किया। To right to assemble and form association, संघों को इकट्ठा करना और बनने का अधिकार। सी का क्वेश्चन क्या था? What methods did they adopt? ये हो गया what were their demands, and next question is what methods did they adopt? C. The early nationalists believed that constitutional agitation alone could achieve political and economic reforms. Hence, they carried their agitations through. प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का मानना था कि केवल संवैधानिक शिक्षा ही राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को प्राप्त कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाया। नंबर 1, पिटीशन टू हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उच्च सरकारी अधिकारियों का याचिका। 2, रेजोल्यूशंस। 3, meetings in towns, cities and countryside. 4, distributions of leaflet and pamphlets. 5, preparing memorandum for the government committees. इसका मतलब है सरकारी समितियों के लिए ज्ञापन तैयार करना। 6, delegations of leading politicians to England normally addressed to the government. 7 and last, adopted measures to influence British public opinion in England. Lastly, they criticized the policies of the government through the press. तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा इस क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये